किसी को याद भी है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमने अपना फर्ज पूरा किया। जब चुनाव आता है ना तो ईडी और इनकम टैक्स के छापे जो है ना वो तेज हो जाते हैं। कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। चुनाव के समय हर साल ईडी सीबीआई सक्रिय क्यों होती है? बीजेपी की निगाहें कांग्रेस और जदयू पे रहती है। इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। बिहार में चुनावी साल है और चुनावी जमीन पर सियासी पैतरे और सियासतदानों के अलग अलग खेमों की हलचल बहुत कुछ कह रही है। एक तरफ लालू यादव परिवार पर पूछताछ और कानूनी शिकंजा कस रहा है, जिसे लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किए। लालू यादव के वहां पहुंचने से पहले ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। लालू प्रसाद यादव से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बुधवार को करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की। लालू अपनी बेटी बीसा भारती के साथ सुबह 11 बजे पटना स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे थे और करीब दोपहर के 3 बजे वो वहां से निकले। इससे पहले बिहार के पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी इस मामले में पूछताछ हुई है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से जो डिटेल मिल रही है उसके मुताबिक लालू यादव से ईडी ने पूछा, राबड़ी देवी के नाम जमीन रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय और उसके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली, ऐसा क्यों? ईडी ने पूछा कि किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन 3,70,000 रुपए में आपकी बेटी मीसा भारती को ही क्यों बेची? जमीन रजिस्ट्री के बाद ही किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे में नौकरी क्यों मिली? अब इस पूछताछ को लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। परिवार पर शिकंजा कसे जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा सरकार का फ्रस्ट्रेशन है, डर रही है सरकार। कहा कि जांच में कोऑपरेट करेंगे लेकिन सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस उतर गया, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई ने लालू समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में काम करते हुए लालू यादव ने रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन और संपत्ति लिखवाई थी। इस चार्जशीट में घोटाले के जोन के बारे में भी जानकारी दी गई थी, जिसमें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर समेत कई रेलवे जोन शामिल थे। एक तरफ लालू परिवार जांच के दायरे में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से कन्हैया कुमार प्रदेश में पलायन रोको या पदयात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। खबरें ये भी हैं कि बिहार में कांग्रेस दिल्ली वाले तेवर में है और जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने अलग लड़कर आपका खेल बिगाड़ा, वैसा ही कुछ बिहार में होगा क्या? क्योंकि बिहार कांग्रेस के बहुत से नेता लालू यादव की छवि से बाहर निकलकर चुनाव लड़े जाने के पक्ष में थे और अखिलेश कुमार की विदाई इस दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। तो बिहार के ये लेटेस्ट डेवलपमेंट राजनीति को किस दिशा में मोड़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज पत्रकारों का विशेष पैनल मौजूद है। सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर अक्सर हमारे शोज पर आते भी हैं। मेट्रियास कम्युनिकेशन से सीईओ मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बड़ी बारीक नजर रखते हैं राजनीति की इन खबरों पर, चुनावी खबरों पर भी और एनालिसिस पर भी, डेटा रिलेटेड। तो शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, हलचल बड़ी है, बिहार में चुनावी साल है, लेकिन जो ये पूछताछ इस वक्त चल रही है, तेजस्वी यादव बेशक कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, जनता इसका जवाब देगी, लेकिन बिहार की राजनीति में चुनाव के वक्त में ये क्या कुछ मुद्दा बन पाएगी? चुनावी जमीन पर हलचल पैदा कर पाएगी? कितना बड़ा इशू बनेगा ये एक प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति का एक्सटेंशन बिहार में देखने को मिला है। तेजस्वी यादव जो कुछ बोलेंगे उसका बहुत ज्यादा वैल्यू लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होगा और एटमॉस्फेयर को काटने के ख्याल से भी नहीं होगा, चूंकि उनके ही ऊपर सवाल है, वही ये है। लेकिन एक प्रश्न तो उठता है ना
जो नौकरी वाला मामला 2004 से 9 के बीच है, 2004 में क्या उम्र होगी तेजस्वी यादव की, जिनका जन्म 1989 को हुआ है, तो 11 साल उधर और 15 से भी कम 14.5 साल की उम्र के वो रहे होंगे। तो उस समय उनके ऊपर एक घोटाला का आरोप लगना कि जमीन ले लिया नौकरी के बदले, तो ये हास्यास्पद लगता है, जनता पर में विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात है कि आजकल तो ग्रोक आ गया है। आपके साथ बैठने से पहले मैंने उसमें एक सर्च किया कि ईडी पर कितनी बार अदालतों ने सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट में। आंसर जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 2024 में 5 बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को गलत तरीके से काम करते हुए डांटा है या रोका है या कमेंट किया है, और कुछ सालों में तो 1 दर्जन से ज्यादा बार ये आंसर हमें मिलता है। वो दृष्टांत भी है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी पर सवाल उठा रही है। और अब तो हाल में ईडी ने भी ये कह दिया था कि हम केवल गवाह के आधार पर किसी के ऊपर में पीएमएलए हम लागू नहीं करेंगे, ये तो ईडी ने भी किया। लेकिन उससे पहले उनके इस फैसले से कितने पॉलिटिशियंस भुक्तभोगी हुए, उसका कितना राजनीतिक रूप से किसी ने फायदा उठाया, किसी का नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अभी अपोजिशन की आवाज तो बिहार में वही है, तो इससे तेजस्वी यादव को विश्वास है कि आप जितना हम पर जुल्म करोगे हमें उतना ज्यादा समर्थन मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा क्योंकि एक लाइन और बोलता हूं कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज है वो दरअसल लालू प्रसाद जी के ऊपर जो चार्ज है उनसे जुड़ा हुआ, और वो जो कन्विक्टेड है वो जो बातें हैं वो सब जोड़कर जमा होती हैं। तो ये बात भी जरूर उठती है कि भाई एक मुख्यमंत्री रहने के कारण 4 कोषागार में कुछ गड़बड़ी हो गई, जहां कोई एक पैसा लालू प्रसाद जी के घर से नहीं मिला, वो कन्विक्ट हो गए। कन्विक्ट तो आपको ये भी हुए, आपको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी हुए, दूसरे लोग भी हुए, लेकिन लालू प्रसाद पर जिस तरह से राजनीतिक रूप से हमला हुआ हो रहा है, होता रहा है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाता है समाज में जो मान्यता है अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट वगैरह वगैरह की, उसके तहत। जी डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, देखिए जो पूछताछ हो रही है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। जो आरोप हैं, अब कर नहीं तो डर नहीं, ये सभी हम बात करते भी हैं, लेकिन फिर एजेंसीज के दुरुपयोग की जब बात होती है, मामला कब का है उसकी बात तो अभी भी अगर देखें 2004 से 2009 के बीच का अगर मामला है और उसकी जांच अभी 2025 में जब सवाल जवाब हो रहे हैं, तो जनता भी ये बात तो समझ ही रही है कि कहां पर किस तरह से एक्शंस हो रहे हैं। एजेंसीज का काम संदेह के दायरे में, सवालों के दायरे में, इससे पहले भी अलग अलग विषयों में अलग अलग लोगों को लेकर आया है। लेकिन बिहार की राजनीति और वहां से निकलने वाले संदेश देश की राजनीति को भी प्रभावित करते रहे हैं, इससे पहले भी आगे भी करेंगे। तेजस्वी यादव ऑपोजिशन में जिस तरह से उभर रहे थे एक पर्टिकुलर समय में, जब बिहार में उन्होंने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा और जिस तरह का सपोर्ट उनको यूथ का मिला, रोजगार के मुद्दे को जिस तरह से वो मेन स्ट्रीम में लेकर आए, जाति के मुद्दे से अलग, धर्म के मुद्दे से अलग, वो जो एक मोमेंटम उन्होंने गेन किया था। मैं स्पेसिफिकली इस बात पर आपकी टिप्पणी चाह रही हूं कि अब जब बिहार में चुनाव होंगे और हम देख रहे हैं उससे अलग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर पहुंचते हैं, उनके दौरे के वक्त किस तरह की हलचल रहती है, तो क्या बिहार में जो जाति की पॉलिटिक्स चलती है उसका तोड़ धर्म के जरिए, हिंदुत्व के जरिए निकालने की कोशिश, और अब ये अलग अलग स्तर पर ये प्रयास कई तरह से दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली अपने लिए चुनावी जमीन को सेट करना है। नमस्कार। देखिए, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक प्रमुख किरदार रहे हैं, आज से नहीं बल्कि इमरजेंसी से कहिए दौर से। और लालू जी का जो अपना एक इमेज है सोशल जस्टिस का था, लेकिन यह भी सही है कि भ्रष्टाचार के पर्याय लालू जी बनते चले गए। आप याद करेंगे फॉर्डर स्कैम, आप याद करेंगे 1997 जब लालू जी को इस्तीफा देना पड़ा था। और जहां तक इस केस की बात है,
2004 से लेकर 2009 वो दौर क्या था? यूपीए 1 की सरकार थी। रेलवे में इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे थे कि लालू जी ने रेलवे को बदल दिया, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ था। और ये जो केस है, देखिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, मेरा लेना देना नहीं है उनके पक्ष में या विपक्ष में। मैं आपको सच बात ये बताना चाहूंगा कि 2 एजेंसी लालू प्रसाद जी और उनके परिवार पर जांच कर रही है। एक है सीबीआई और राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है, और सीबीआई के फैक्ट्स पे ईडी ने केस फाइल किया है। और वो केस क्या है? 2004 से 2009 के दौर में जब लालू जी रेल मंत्री थे तो ग्रुप डी के नौकरी में, जिसका वो पब्लिश नहीं करते थे, यानी एडवर्टीजमेंट नहीं होता था। क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट होता था, ये अपने आप में एक सवाल है। और जब एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ तो जॉब देके और पैसा लेना या जमीन ट्रांसफर करना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एजेंसी कह रही है। सवाल ये होता है कि यदि ये गलत है तो लालू जी को फॉर्डर स्कैम में जेल क्यों करना पड़ा, चुनाव लड़ने से दूर क्यों होना पड़ा? अब की बात हम करें तो ये कोर्ट में केस तय होगा, राउज एवेन्यू तय करेगा कि ईडी सही कह रहा है या सीबीआई सही कह रहा है। और जहां तक कन्विक्शन रेट देखेंगे यार, निश्चित रूप से ये कन्विक्शन रेट हम ईडी का ओवरऑल बता रहे हैं, ये खास नेताओं के कंटेस्ट में नहीं है। ईडी का कन्विक्शन रेट 96% है, 96% के मामलों में ईडी ने अपने केस में कन्विक्शन कराया है। किसके माध्यम से? ईडी के माध्यम से नहीं, बल्कि कोर्ट ने किया। उसी प्रकार लगभग 70% कन्विक्शन रेट रहा है सीबीआई का। सीबीआई ने नहीं किया है, कोर्ट ने किया है। इसलिए ये कहना कि जब आप फंस रहे हैं तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। हमें ये बताइए, क्या लालू जी चारा घोटाले में इन्वॉल्व नहीं थे? अब एजेंसी ने कहा, कोर्ट ने माना, तो इसलिए अभी इसका पॉलिटिकल एजेंडा की बात की जा रही है। निश्चित रूप से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सच भी है कि एनडीए लालू जी के और लालू जी के घर पर टारगेट करेगी, क्योंकि वहां से एक ध्रुवीकरण होता है बिहार में। क्योंकि बिहार में आज भी जो बहुत बड़ी आबादी है वो मानता है कि लालू जी सोशल जस्टिस को है, लेकिन असली जस्टिस उन्होंने परिवार का किया, और परिवार का कैसे किया ये आपके सामने। अगेन देखिए से पॉइंट फिर वही है कि कानून अपने तरीके से काम करेगा, जहां पे लूपहोल्स पाए जाएंगे उसके आधार पर फैसला होगा। देखिए अब बिहार की राजनीति माइनस लालू परिवार तो इमेजिन नहीं की जा सकती, और बार बार फिर ये सवाल भी उठते ही है कि अभी वर्तमान में लालू यादव बिहार की राजनीति के लिए आज भी कितने रेलेवेंट हैं या नहीं है, इस पर एक अलग तरह से चर्चा रहती है। लेकिन नीतीश कुमार का भी जब से वहां पर शासन है, जितने वर्ष बीत गए हैं, उसके बाद भी देखिए आज भी जब चुनावी जमीन में बीजेपी और जेडीयू जाते हैं तो क्या बताते हैं, आरजेडी के उसी जंगल राज को बार बार याद दिलाया जाता है। कब तक ये याद दिलाया जाता रहेगा? कब तक उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाता रहेगा? जैसे हम अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। तो क्या लालू यादव वही फैक्टर है बिहार में जहां पर उन्हीं पर बात करके, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के शासन को रिमाइंड कराकर आप चुनावी जमीन में अपने पैर मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं? प्रेम सर, आप इस पर रिस्पॉन्ड करिए। लालू प्रसाद की रेलेवेंस को अगर समझना हो तो दलित की बस्ती में चले जाइए और उस दौर के व्यक्ति जो हैं उनसे बात कीजिए। वो बताएंगे कि लालू यादव का क्या रेलेवेंस है। लालू यादव का रेलेवेंस ये है कि दलित अब शान से सवर्ण के सामने खड़ा हो पाता है, उसके बगल से गुजर सकता है, चप्पल खोल के नहीं गुजरेगा, उनके सामने में नहीं बैठे, वो स्थिति में भी बदलाव आया है। ये है लालू यादव का रेलेवेंस। आज भी जो देखेंगे, भाई लालू यादव भ्रष्ट है कि नहीं, ये सवाल उठता है। भाई बिहार में बहुत जो मामले आए, या बिहार में किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार के जितने मामले हो या देश में हो सर, लेकिन दलितों को एम्पावर सिर्फ लालू यादव कर रहे हैं, ये कहना आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मतलब संकीर्ण आ रहा है? इस देश का संविधान वो ताकत देता है ना।
इस देश का संविधान, यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करता है। जो घटनाएं घटती है मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, बट लार्जली वो एम्पावरमेंट कहाँ से मिलता है? देखिए, वो एम्पावरमेंट जो है, सामाजिक ताना बाना जो है हमारा, वहां तक संविधान की आत्मा जो है वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है। भाई वहां तक पहुंचाने का काम तो इस देश का ओपिनियन लीडर ही तो करेगा। तो वो काम लालू प्रसाद ने किया अपने इलाके में, इसलिए लोग उनको याद करते, उनका रेलिवेंस उनके नहीं रहने के बावजूद बना रहेगा। आज अम्बेडकर जी का बना हुआ है, हम किसी से तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन आज के नेता में लालू प्रसाद की वो है बिहार में। आप मायावती जी को जितना भी कोस लीजिए, जितना भी पॉलिटिकल अब्यूज कीजिए, लेकिन मायावती जी को देवी मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है। तो ये हम कहना चाहते हैं, उस हिसाब से लालू यादव का वो है। अब भ्रष्ट बोल देना तो बहुत आसान है भाई, तब तो जो मुख्यमंत्री हो उसके शासन में जितने भ्रष्टाचार हो उनको भ्रष्ट बोल दीजिए। 1 रुपया लालू प्रसाद के घर से मिला नहीं, ये तो फैक्ट है ना। मिला क्या चारा घोटाले में? 1 भी रुपया मिला? घोटाले में तो दोषी तो साबित हुए ना। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट या अदालत का जो फैसला है, हम लोग उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, और बाध्य हुए वो भी, लेकिन अदालत क्वेश्चनेबल नहीं है, ऐसा थोड़ा है। आज तो आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उठेंगे क्या? अरे सब 1 रुपया नहीं पाया गया लालू प्रसाद के घर से, वो कन्विक्ट हो गए, क्वेश्चन नहीं उठेगा क्या? मनोज जी, देखिए, जहां तक प्रेम जी ने बताया कि किस तरीके से लालू यादव को देखकर महादलितों के अंदर जो उत्साह दिखता था वो आज भी बरकरार है, लेकिन मैं उस पर 2-3 सवाल करते हैं। जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर कहा कि लालू यादव के ऊपर मिला क्या, 2005 से वो हाशिए पे केस चल रहे हैं और इसमें कुछ नहीं हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आदमी घोटाला करता है या जो भी नेता घोटाला करता है, वो कागज पे सिस्टम के द्वारा घोटाला करता है, लेकिन उसको जो पैसे मिलते हैं वो कहीं अकाउंट के थ्रू नहीं मिलते हैं, जिसके थ्रू आदमी को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं कागजों के उठा पटक में चीजें पकड़ में आती हैं, लेकिन कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो कोर्ट पूछता है कि ये क्या है मामला, आप ये बताइए कि जो पैसे आए हैं वो कहाँ पे खर्च हुए हैं। उसी तरीके से अभी आपने जो केस देख रहे हैं और जिसके ऊपर लालू यादव को प्रस्तुत किया गया था कोर्ट में लैंड फॉर जॉब के हिसाब से, तो अब ईडी पूछ रही है कि ये जमीनें कहाँ से आई। अभी एक आप दलित और कमजोर वर्ग से आप आए थे, जिनके पास कहते हैं आपकी मुझे पास कोई घर नहीं था, कोई ये नहीं था। ये 15-10 साल की राजनीति में आप ये जो इतनी संपत्तियां खड़ा किया आपने, वो कहां से आए? यही लालू यादव को प्रूव करना है। जो सही तरीके से उस कोर्ट को प्रस्तुत करते हैं तो कहीं न कहीं कोर्ट उनको वरी करेगा, बाइज्जत वरी करेगा। और समाज में जो हमारे अंदर भी भ्रम फैला हुआ कि कहीं न कहीं राजनेता जो है किस तरीके से अमीर पिछले 5 या 10 सालों के अंदर बन जाता है, तो होता है। प्रूफ करना एक अलग बात है, लेकिन एक नेरेटिव तो मन में सेट होता ही है कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार ठीक है। देखिए, बिहार की राजनीति में जहां तक दलितों का झुकाव आरजेडी के साथ हुआ था, उसको 2005 के बाद नीतीश कुमार ने धीरे धीरे एक चीजों का बिखराव किया और उससे एक महादलित गठबंधन को उन्होंने वापस लाया, अपने पास जेडीयू के साथ जोड़ा है। और उसके पीछे ढूंढने का कारण भी था कि जो उन्होंने गढ़ा, महादलित जो गढ़ा, उसके पीछे था कि महादलित विकास मिशन, पढ़ाई, मकान, स्कॉलरशिप, आरक्षण जैसी योजनाएं उन्होंने लेकर आए और इन महादलितों को आकर्षित किया अपने तरीके से, और उनके साथों का वो जुड़ाव उनका रहा। और यही कारण है कि वो आज भी महादलित इतने बिखराव के बावजूद भी कहीं न कहीं जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ वो आगे की राजनीति करते हैं। और नीतीश कुमार एक एक चीज करके, जैसे अभी आप देखेंगे कि इन लोगों ने, कांग्रेस ने आज फोकस किया कि एक दलित को वहां पे लेकर आया है जो कि औरंगाबाद जिले से आते हैं। वो वहां से हम कुटुंबा जगह है विधानसभा, वहां से जीत कर आते हैं और वहां से 2 बार का विधायक बने। उनके पिताजी भी वहां से औरंगाबाद से ही उन्होंने अपना किया है राजनीतिक सफर का शुरुआत। तो इन दलितों के बीच में जो वोट का कटअप करने का जो कोशिश की जा रही है, तो कहीं न कहीं आज के डेट में मान के चलिए कि नीतीश कुमार उसको पकड़ के रखे हैं। और बिहार में दलितों की जो स्थिति है, 19 से 21% आज उन वोटरों में है, महादलितों का कब्जा है,
जो वहां पे 9 करोड़ के करीब वो जो वोटर है उनके अंदर में इनकी पकड़ बनी हुई है। तो उसी वोटरों को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी राजनीति चल रही है। और डेटा के हिसाब से देखेंगे तो मेरा मानना है कि आज भी दलितों के अंदर जो आरजेडी है उसकी अभी पकड़ कमजोर है। ठीक है, आपने देखिए, मैं जिक्र आगे लाना ही चाह रही थी, आपने जिक्र कर ही दिया कि कैसे अब वहां पर अखिलेश सिंह की छुट्टी हुई है और राजेश कुमार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। वीरेंद्र जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। क्या बदलता हुआ आप बिहार की जमीन में देख रहे हैं? कांग्रेस के जो अभी दो बड़े डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं बिहार में। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार एक पदयात्रा लेकर निकल रहे हैं बिहार में, जिसकी शुरुआत अभी 16 तारीख से हुई है, और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का बदलना। कांग्रेस के भीतर एक गुटबाजी बिहार में चल रही थी, ये अंदर खाने जो परेशानियां कांग्रेस के भीतर की हैं, ये जो दो बड़े डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या बदलेंगे ये कांग्रेस के लिए? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अलायंस, उसकी क्या सूरत हो सकती है? खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि तेजस्वी थोड़ा अपसेट है कांग्रेस पार्टी से। देखिए, एक उदाहरण दूंगा मैं। कांग्रेस और आरजेडी का संबंध क्या होता है? 2019 में बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट दिया कांग्रेस ने, और लालू जी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, और लालू जी ने क्या किया, एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, लालू जी को डर ये है कि उनको पता है कि उनका बेटा बेटी सब पॉलिटिक्स में है, और कन्हैया कुमार जैसा कोई भी युवा यदि उनकी अलायंस में यानी कांग्रेस में आता है तो उसको चलने नहीं देंगे। और वही कन्हैया को शिफ्ट किया गया कहा? दिल्ली, और दिल्ली में भी हार गया और वहां भी हारा। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में बटा हुआ खेमा है। एक खेमा कहता है कि कन्हैया कुमार भूमिहार जात का है, और भूमिहार जात का जो वोट है वो लालू जी को बहुत कम मिलता है, ये आपको जानकारी में बताऊंगा। दूसरी बात, ये जिसको बनाए हैं राजेश कुमार को क्यों बनाए हैं? क्योंकि औरंगाबाद जिला का ये रहने वाले हैं, कोटुंबा विधानसभा से 2 बार चुनाव जीते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन अब समस्या ये है फिर से लालू जी और सोनिया जी के परिवार का कुछ खास संबंध है, और उस संबंध के आधार पर बलि का कहते हैं ना, बलि दे देना, वो कांग्रेस को देते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बस एक दिखाने का है कांग्रेस का, क्योंकि अकेले कांग्रेस बिहार में कुछ कर नहीं सकती है। और लालू जी का प्रॉब्लम यह है कि एमवाई फॉर्मूला से आज तक नहीं निकल पाए। नहीं तो 2020 में सोचिए, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, उसमें तो 110 में रुक गए। क्यों गए? लोग कहते हैं कि तेजस्वी का बहुत बड़ा जलवा था, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि एलजेपी अलग न होता तो यकीन मानिए एनडीए 150 से ज्यादा सीट जीती विधानसभा चुनाव 2020 में, यदि चिराग पासवान अलग ना होते तो। लेकिन कांग्रेस की बात जहां तक है, मुझे लगता है कि पिछले 5-7 चुनाव का आप देखेंगे डेटा तो लगभग 10% के आसपास रहा है। कांग्रेस अकेले जाने का एक बार हिम्मत किया, परास्त हो गई, पस्त हो गई। इसलिए सवाल है कि कांग्रेस ये सब एक्सपेरिमेंट करती रहेगी, लेकिन बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है। यदि जनाधार कुछ है तो लालू जी का है, भले ही वो एमवाई क्यों नहीं है। आखिरी लाइन यही होगा कि कांग्रेस क्या इतना हिम्मत जुटा पाएगी कि लालू जी से अलग होकर चुनाव लड़े, ये समय बताएगा। प्रेम कुमार जी, देखिए, जब दिल्ली चुनाव के भी नतीजे आए थे तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम 11 से 15 के बीच ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया था, और उसका नतीजा अंततः किस सूरत में दिखाई दिया, इस पर बड़ी डिस्कशन उस समय भी हुई थी। और सवाल ये भी उठ रहे थे कि कांग्रेस को यहाँ जब कुछ नहीं मिला तो अब इसका बिहार चुनाव में इम्पैक्ट जाएगा नेगोशिएशंस के मद्देनजर, सीटों के मद्देनजर, अलायंस के मद्देनजर। अभी जिन दो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्या परिस्थितियों में परिवर्तन आप बिहार में देख रहे हैं? क्या पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं? और कन्हैया फैक्टर जी, देखिए, एक बात तो यह है कि अतीत से या हर चुनाव से हर पार्टियां कुछ न कुछ सीखती हैं और कुछ सिखाने की कोशिश भी करती है। तो दिल्ली चुनाव की सीख तो यही है कि जो बड़ी पार्टी होती है उनको ज़्यादा घमंड में नहीं रहना चाहिए, छोटी पार्टी के प्रभाव को मानना चाहिए, अन्यथा 10-12 सीटें घट जाती तो आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं। दिल्ली चुनाव से तो ये है। बिहार में आइए तो कन्हैया कुमार जी की बात कह रहे थे। देखिए, 2019 में कन्हैया कुमार जी ने कांग्रेस से नहीं लड़ा था चुनाव, उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ा था। एक करेक्शन में कर दूं, चौधरी जी बोल रहे थे। तो
जब वो लड़ रहे थे सीपीआई से, सीपीआई का गढ़ रहा है बिहार, लेनिनग्राद माना जाता था, वहां से कन्हैया कुमार लड़ रहे थे और सब जानते थे कि सीपीआई अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती। कोई भी उम्मीदवार होता, कन्हैया कुमार क्या कोई भी उम्मीदवार होते तो अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन आरजेडी में वो क्षमता थी कि अगर वो समर्थन कर देते तो कन्हैया कुमार जीत सकते थे। राजनीतिक रूप से वो संभव नहीं हुआ, उसके बहुत सारे कारण होंगे, लालू यादव नहीं चाहते हुए, ये भी माना जा सकता है, बहुत सी चीजें होंगी। लेकिन आज एक पार्टी कांग्रेस जिसके पास में 9.5% वोट है, उसको आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते बिहार। और आप चिराग पासवान जिनके पास में 5-6% वोट है बमुश्किल, उनको आप निर्णायक मान रहे हैं, तो ऐसे नहीं चल सकता। चिराग पासवान ने तब एनडीए को नुकसान पहुंचाया, इसलिए आरजेडी जीत के करीब पहुंच गई। तो अब इस चुनाव के बाद आप बोलेंगे कि पीके आ गए मैदान में, इसलिए आरजेडी ने चुनाव जीत के करीब पहुंच गई, या कुछ और ऐसा हो गया इसलिए वैसा हो गया। तो इस तरीके से नहीं माने बातें हो सकती हैं, लोग करें, लेकिन अभी जो चुनाव है, इस चुनाव में जो बाइपोलर पोजीशन है, उसमें चाहे जितना आरजेडी को पसंद या नापसंद हो, लेकिन ये कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो यात्रा हो रही है, उस यात्रा के समर्थन में बोलने का निर्देश आरजेडी में दिया गया है और सारे एमएलए खड़े होकर बोल रहे हैं, बाइट दे रहे हैं कि भाई कन्हैया कुमार की यात्रा पलायन रोकने की यात्रा है और नौकरी बचाने की यात्रा है, हम सब इसका समर्थन करते हैं। तो आप समझिए कि एक राजनीतिक व्यवस्था बोलिए, गरज बोलिए, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए आरजेडी का बड़ा भाई वाली भूमिका बोलिए, लेकिन उनको इस यात्रा का समर्थन करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस की मौजूदगी तो आज से ही अपना इंपॉर्टेंस पा चुकी है, ये हम कह रहे हैं जी। ठीक, मनोज जी, कन्हैया कुमार कितने बड़े फैक्टर के रूप में आप देख रहे हैं? कोई प्रभाव दिखा पाएंगे, कुछ असर छोड़ पाएंगे चुनावी जमीन पर? नहीं, मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार का इस तरीके से बिहार की राजनीति में कोई ऐसी पकड़ नहीं है जिससे कि जेडीयू और महागठबंधन का कई एनडीए होल्डर में किसी प्रकार का कोई परेशानी दिखे, इस तरह का। एक चीज ध्यान आप दीजिएगा, आज के डेट में भी कांग्रेस और आरजेडी जो इनका अपना गठबंधन है, उसमें यादव और मुस्लिमों का सबसे बड़ा श्रेय है, जो कि पहले 2015 में भी और 2020 में भी बना हुआ था और 2025 का भी अभी हम देखें तो ये गठबंधनों का इन जातियों के ऊपर विशेष प्रभाव रहा हुआ है। अब बात यह है कि किस जातियों से हटकर हमें नया कौन सा समीकरण लेकर आना चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस ने अभी अपने अध्यक्ष को बदलकर वो दलित समाज में एक पैठ लगाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से करे। यदि आप 2015 का देखेंगे और 2020 का आंकड़े को देखेंगे तो 2015 में जब आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े थे तो लगभग उनको जो वोट परसेंटेज आया था वो आया था 41% के करीब लाए थे, 42%, 41.9% का लाए थे। तो उसमें मैं हुआ क्या था कि जो भी ये ओबीसी के वोटर थे वो जाकर सीधे जेडीयू और कांग्रेस और इनके साथ जुड़ने के कारण ये वोट परसेंटेज का इजाफा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर लड़ने के बाद भी मात्र 53 सीटों पे आकर 54 सीटों पे आकर अपने आप को रोक ली थी, माने रोक क्या ली थी, वहीं तक पहुंची थी। अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जेडीयू को आखिर बीजेपी रखती क्यों है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जेडीयू का सबसे बीजेपी का सबसे जो कमजोर कड़ी है आज की राजनीति में वो कुर्मी और कोयरी वोटर है, जो ये सिर्फ बिहार से उसको प्रॉब्लम नहीं कर रहे। आप जाएंगे गुजरात में भी देखेंगे कि इनके कोयरी और कुर्मी वोटर जो वहां पे जो है वो अलग है गुजरात में। वहीं से आप आइएगा तो उत्तर प्रदेश में इनको उन वोटों के लाने के लिए अनुप्रिया पटेल और ऐसे लोगों को लेकर आना पड़ता है जो ये इन जातियों में अपना वोट बैठा है। उसी तरह से नीतीश कुमार है, उसी तरह से सुदेश महतो है। तो बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी वो है कि ये कुर्मी कोयरी आज के डेट में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी इन जातियों को अपने पास बैठाए रखने के लिए इन लोगों के साथ समझौता करती है और उन वोटरों का वोट पाकर वो अपने आप को कहीं ना कहीं सत्ता में जुड़ जाती है, सत्ता पा लेती है और वो जो भी स्थितियां बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी को कन्हैया कुमार के यात्रा से उसके जो वोट हैं उसमें बिखराव होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए आज के डेट में मुझे लगता है कि ये गठबंधन
जो एनडीए फोल्डर का, और इसी में अधिक तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाए तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी पार्लियामेंट के समय मुकेश सहनी जी उनके साथ थे आरजेडी के बाद, और असेंबली के समय यहाँ आ गए थे, ये लोग टूटेंगे। चूंकि क्या है कि वोटों का बिखराव, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को हराना है तो सबसे पहले कुर्मी वोटरों पे फोकस करना पड़ेगा और इन जातियों में बिखराव करना पड़ेगा, तभी जाकर आरजेडी गठबंधन को फायदा वहां होगा। जी, एक तरफ जहां लालू यादव से पूछताछ हो रही है, कन्हैया कुमार की यात्रा चर्चा में है, तो वहीं मुकेश सहनी का स्टेटमेंट भी चर्चा में है, जहां पर वो तेलंगाना के आरक्षण मॉडल की वकालत कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ यहाँ भी प्रयास करना चाहिए। प्रेम कुमार जी, किस तरह से डिकोड करेंगे स्टेटमेंट को? देखिए, मुकेश सहनी वो पार्टी है जिनके सारे के सारे एमएलए किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। वो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और अब ये गठबंधन में ये समझ सकते हैं कि ये अंदरूनी एक पॉलिटिक्स भी होती है कि किसी को खड़ा भी कर दिया जाता है बोलने के लिए। भाई कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं तो वो कितना मांगे, और मुकेश सहनी के पास कोई नहीं है तब वो कितना मांगे, ये भी सवाल होता है। लेकिन हाँ, मुकेश सहनी का अपना जातीय आधार है, वो वोट किसी के साथ जुड़ता है तो वो फायदे में होगा। इसका फायदा मुकेश सहनी को भी मिले, ये उनकी चाहत है और डिप्टी सीएम के तौर पर वो खुद को पेश कर रहे हैं, तो ये भी उनकी एक चाहत है। राजनीति में वो अपना जातीय जो जनाधार उनका जो कुछ भी बना है उसको वो पॉलिटिकली इनकैश करना चाहते हैं, ये हमें दिखता है। जी, लेकिन देखिए, चाहत तो राजनीति में एम्बिशन होना तो कोई ऐसी बात है नहीं, वो सब जगह दिखाई देता है, लेकिन वो एम्बिशन जमीन पर हकीकत में कितना बदल पाता है, सवाल सारे वहीं आते हैं। और वीरेंद्र जी, इसीलिए देखिए, बीजेपी जहां पर अपने सबसे ताकतवर दौर में जब पूरे देश में है, तो जो चुभती हुई फांस थी वो दिल्ली से तो चलिए निकल गई एक हद तक, मुझे लगता है बंगाल, बिहार जहां अपने बूते सरकार बनाने की बात है तो वो अभी तक बचा हुआ है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बीजेपी के लिए हैं, कितनी एम्बिशन बीजेपी की बिहार को लेकर स्ट्रांग है? देखिए, बिहार में लालू जी हो, नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सब जो है एक तरह से उनका एक कॉम्बिनेशन है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़के देख लिए, वोट मिला 16%, सीट मिला 2। उसके बाद बीजेपी ने भी ट्राई कर लिया, तो कुल मिला के, जैसा प्रेम कुमार जी आपको धन्यवाद, आपने करेक्शन किया मेरा, जो बीजेपी ने भी अलग अलायंस बना के देख लिया, उसमें क्या हुआ। लालू जी का भी वही हाल है, 75-77 है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी ने वो चीज देख लिया है कि अभी वो समय नहीं है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, और यही कारण है कि ये नीतीश कुमार हो, क्योंकि देखिए 2020 में क्या हुआ था। एक पॉइंट ऐड करूंगी, देखिए आपने कहा कि उनके लिए अभी सही समय नहीं है कि अकेले चुनाव लड़े। अकेले चुनाव लड़ना तो फिर एक बड़े स्तर पर एक बड़ी परीक्षा हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम जहां पर आती है वो है स्टेट लीडरशिप। स्टेट लीडरशिप डेवलप कहां हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोदी शाह आपके दो बड़े चेहरे, उनके इर्द गिर्द जो है चुनावी कैंपेन, रैलियां सब हो रहा है। आप तमाम स्टेट्स में चले जाइए, स्टेट लीडरशिप के हाल बुरे हैं। तो कैसे आप सोचेंगे कि कल को आप उनके नाम पर वहां पर चुनाव लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे? बिल्कुल। अब देखिए ना, यही कारण है जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि लालू जी पिक्चर में आ जाते हैं। लालू जी क्यों पिक्चर में आ जाते हैं? क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स उनके नाम आने के बाद पोलराइज होता है। नीतीश कुमार जी भले कुछ करे, पांव छूने, हाथ जोड़े, लेकिन उनके नाम पर पोलराइजेशन होता है। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये लोग फैक्टर हैं। लेकिन जहां तक मैं कहूंगा, ये छोटे छोटे जो कुनबे हैं, प्रेम कुमार जी इसमें कहना चाहूंगा कि 2020 का विधानसभा चुनाव का देखेंगे तो लगभग दोनों का साथ था, एक ही तरह का वोट परसेंटेज था, सीटों में भी अंतर नहीं था। लेकिन अंतर क्या था कि 6% जो एलजेपी का वोट था वो, इसलिए मैं कह रहा था कि अलग ना होता तो वो हो जाता 42%। और निश्चित रूप से इसलिए मैंने जो कहा कि यदि एलजेपी एनडीए के साथ होता तो निश्चित रूप से एनडीए को 150 मिलता। वही प्रॉब्लम है लालू जी का, कांग्रेस फैक्टर। लालू जी भले कांग्रेस को 8% मिले, 7% मिले, लेकिन लालू जी के मन में कहीं ना कहीं होगा कि भैया कांग्रेस को छोड़ो मत। आप देखिए ना, पिछली बार तेजस्वी के हार का कारण तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस को हमने 70 सीट दे दिया, जीता कितना? सिर्फ 19। अब देखिए कन्वर्जन रेट कितना खराब था, जबकि कन्वर्जन रेट आप आरजेडी का देखेंगे, दैट वाज मच बेटर। लेकिन वो भले हार गए, कंटेस्ट में थे, लेकिन क्यों?
मैं यहाँ पर मेरा आर्गुमेंट अलग है कि वो मैं तेजस्वी की लोकप्रियता के आधार पर उतना सीट मिला, ये मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि एलजेपी यदि साथ लड़ा होता, अब वो बीजेपी का पॉलिटिक्स था चाहे जेडीयू का पॉलिटिक्स था, मैं नहीं जानता, लेकिन वो हुआ। अब उसका परिणाम ये हुआ कि 2024 में देखिए 2020 का चुनाव 2024 का चुनाव सीधे एनडीए पहुंच जाती है कितने परसेंट पे? 47% पे एलजेपी के साथ, और गठबंधन को कितना मिलता है? 40% से कम, यानी 8% का फासला सीधे सीधे तय करता है 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां पर रिजल्ट आता है 30 एनडीए को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर इस तरह की बात है, और अभी भी इसको आप मानना पड़ेगा हम सबको। चलिए देखिए, अभी ये सब तो डिस्कशन के विषय है ही, और इस पर हम बात भी कर रहे थे, लेकिन अब चुनावी जमीन तैयार होते होते अभी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा बिहार में, नजर उस पर भी हमारी बनी रहेगी। बट थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद।